हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में पूरे पढ़ लिए थे और टेरिडोफाइटा के बारे में भी। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और ये प्लांट किंगडम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब। और इसमें ये हमारे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी प्री तक आपका प्रिपरेशन इससे बाहर नहीं जाने वाला है बायोलॉजी में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो भी आपका अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एसएससी में हो या रेलवे एनटीपीसी मेंस के लिए हो या ग्रुप डी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। सारे क्वेश्चन आपका इससे पकड़ा जाएगा, चाहे बिहार दरोगा हो, सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ इसको नोट्स भी बनाइए। और यदि आप किसी और दूसरे टॉपिक पर भी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, किसी भी टॉपिक पर आपका कोई कन्फ्यूजन पॉइंट है, उस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी क्यूरी के लिए बोल सकते हैं। हम आपके उसको ध्यान में रख करके कोई अगर मैथ का टॉपिक होगा जो आपका फंस रहा होगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे। तो चलिए, जितनी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से मैं करूँगा आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में। इसके बारे में संक्षेप में हम लोग अध्ययन किए हैं पार्ट 1 में वीडियो की। यदि आप उस सब नहीं वीडियो देखे होंगे तो देख लीजिए। साथ ही साथ हम मैथ का रिवीजन भी कर रहे हैं, 2 पार्ट उसके भी बन चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। रीजनिंग का भी है और बेसिक से भी हम मैथ चल रहे हैं शुरू से। सारे एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी जो भी है सबके लिए, उसका भी स्टार्ट हो गया है। नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो इसमें चलिए पढ़ते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में। मैंने पहले आपको बताया है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं होता है, लेकिन ट्रैकियोफाइटा में संवहन तंत्र होता था। और ट्रैकियोफाइटा के टेरिडोफाइटा में भी संवहन तंत्र होता है। टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, 3 को होता है ट्रैकियोफाइटा में। तो अब हम लोग अनावृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे। अनावृत बीजी क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, अनावृत बीजी। बीजी यानी कि बीज वाला, आवृत मतलब ढका हुआ, आना मतलब नहीं, यानी कि जिम्नोस्पर्म इसको इंग्लिश में बोलेंगे, याद रखिए, जिम्नोस्पर्म। तो जिसका बीज, वैसा पौधा जिसके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं या बीज ढके नहीं होते, नग्न होते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं हम? अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश क्वेश्चन में जिम्नोस्पर्म में लिखा रहता है। चलिए पढ़ते हैं। नग्न बीज बीजांड, यानी कि पहला इसका है लक्षण यही है कि बीज किसी भी खोल या फल में नहीं होता है, वो बीजांड के रूप में रहेगा, किसी भी फल के अंदर में उसका बीज नहीं रहता है। अंडाशय का पूर्ण अभाव रहता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में किस में अंडाशय का पूर्ण अभाव रहता है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी दोनों ऐसे करके दिया जाएगा, तो हमको पूरा नॉलेज रहेगा तभी मार पाएंगे। अंडाशय का, क्यों अंडाशय का अभाव होता है? क्योंकि फल के अंदर नहीं रहता है ये बीज, तो अंडाशय तो होगा ही नहीं। अब अगला, इसका और लक्षण जानते हैं। बहुवर्षीय, यानी कि इसके प्लांट होते हैं बहुत सालों तक चलते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं। पेरेनियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मरुद्भिद, यानी कि जीरोफाइटिक स्वभाव के होते हैं, यानी मरुस्थलीय पौधों के स्वभाव के। जैसे आप देखें ना, ताड़ का पेड़ कैसे होता है, सीधे जाएगा और ऊपर थोड़ा सा पत्ता रहता है, नीचे कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उसमें कोई शाखाएं नहीं होती है। तो उस तरीका का ही होता है ये सब जिम्नोस्पर्म में भी। वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, मैंने आपको एक लक्षण बताया। तो बहुवर्षीय, बहुत वर्ष तक चलते हैं, मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं और वार्षिक वलय उसमें पाया जाता है। वार्षिक वलय, वार्षिक वलय क्या होता है? वार्षिक वलय से पौधों की आयु ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन आता भी है आपसे, कई बहुत बार पूछ चुका है कि वार्षिक वलय के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इससे क्या होता है? हमारे पौधे की आयु पता चलती है, पौधों की आयु पता चलती है। आगे चलते हैं। ये पुराने पौधों का वर्ग है। अभी मैंने बताया बहुत वर्षों तक चलते थे, पुराने पौधों का वर्ग है। नग्न बीज समझ। अशाखित, अशाखित क्या होता है? जिसमें कोई शाखा नहीं निकली होती है। जैसे मैंने आपको ताड़ का पेड़ बताया, उसमें शाखा नहीं होती, उसी तरीका का जिम्नोस्पर्म में भी हमारा पौधा होता है। आगे चलते हैं। साइकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में। साइकस तो याद ही रख लीजिए आप। साइकस, साइकस से बहुत सारे सवाल, अक्सर बहुत बार, कम से कम 100-150 बार सवाल आए होंगे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, इसलिए साइकस को याद रखिएगा। साइकस क्या है? इसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किसका होता है? तो साइकस का ही। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किसका होता है? साइकस का ही। और साइकस को जीवित जीवाश्म या सागोपाम भी कहते हैं, याद रखिएगा। साइकस को जीवित जीवाश्म और सागोपाम भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग खाने में भी किया जाता है। साबूदाना, साबूदाना क्वेश्चन पूछ सकता है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। और साइकस के किस हिस्सा
से प्राप्त होता है साबूदाना? तो तना से भी याद रखिएगा, साइकस के तना से हम साबूदाना का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि साइकस के किस हिस्सा से? तो तना से। सागोपाम किसको कहते हैं? साइकस को। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? साइकस को। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए सबको ध्यान जरूर रखिएगा। एसएससी रेलवे सारे एग्जाम्स में आए हैं। और इसके बीज को अंडमान निकोबार में वहाँ की जनजाति इसके बीज को भी खाते हैं, साइकस के बीज को। तो साइकस से कितने सारे क्वेश्चन बन गए? सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। किस हिस्सा से? तना से। उसके बाद सागोपाम किसको कहते हैं? साइकस को। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? साइकस को। और अभी साइकस से सवाल बनेंगे। साइकस का जो लकड़ी होता है वो मेनाजाइलिक प्रकार का होता है। या साइकस की लकड़ी मेनाजाइलिक होता है, मेनाजाइलिक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेनाजाइलिक किसकी लकड़ी मेनाजाइलिक प्रकार की होती है? तो साइकस में लकड़ी जो है मेनाजाइलिक होती है, और पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है। और पढ़ते हैं अभी साइकस के बारे में। साइकस के जड़ में साइकस की जड़ कोरेलाइड होती है, याद रखिएगा। कोरेलाइड मतलब शैवाल युक्त जड़ को कोरेलाइड कहते हैं। साइकस के जड़ में शैवाल पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, एनाबीना और नॉस्टॉक, दो साइकस की जड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि नॉस्टॉक और एनाबीना किस पौधे के जड़ में पाया जाता है? साइकस, पाइनस, चीड़, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपको। तो याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना और नॉस्टॉक जो है किसके जड़ में पाया जाता है? तो साइकस के जड़ में। शैवाल युक्त जड़ को क्या कहते हैं? कोरेलाइड। तो साइकस की जड़ कैसे होती है? कोरेलाइड, क्योंकि उसमें शैवाल होते हैं। अब चलते हैं पाइनस में। पाइनस की लकड़ी को पिक्नोजिलिक। पाइनस से कौन से खाद्य पदार्थ निकलता है? चिलगोजा। क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा भी है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से। इसमें कवक युक्त जड़ होती है, पाइनस में कवक युक्त जड़ होती है, जिसको माइकोराइजल कहते हैं। कवक युक्त जड़ को माइकोराइजल कहते हैं। तो पाइनस में कवक, पाइनस की जड़ कैसी होती है? उसमें कवक होता है पाइनस की जड़ में, जिसे माइकोराइजल जड़ें कहते हैं। और साइकस में शैवाल होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोरेलाइड। याद रखिए, उसको क्या बोलते हैं? कोरेलाइड। अब नेक्स्ट है, ये भी जननांग। जिम्नोस्पर्म का जो जननांग होता है कोन्स और एस्ट्रोबेलाई के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस वर्ग के पौधों का जड़ जो है कोन्स और एस्ट्रोबेलाई प्रकार का होता है। तो आप उसके बारे में अच्छे से जान रहिएगा तो ना, ये ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको सिलेबस में तो है, तो सब सारे एग्जाम में पूछ सकता है। ग्रुप डी में पूछ दे, एनटीपीसी में पूछ दे, अभी पीएससी में भी पूछ सकता है। तो कोन्स तथा एस्ट्रोबेलाई क्या है? जिम्नोस्पर्म के जननांग होते हैं, कोन्स तथा एस्ट्रोबेलाई। कोन्स जो है एक लिंगी होता है, और इसके पौधों से कुछ प्राप्त होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म के चीड़ से तरपीन का तेल। याद रखिएगा, तरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। देवदार के पेड़ से कौन सा तेल प्राप्त होता है? सेडरस का तेल। सेडरस का तेल जो है देवदार से। और सेडकास्ट का तेल, सेडकास्ट का तेल जूनिपेरस से। सेडकास्ट का तेल जूनिपेरस से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, चीड़ का तेल, चीड़ के पेड़ से तरपीन का तेल, देवदार के पेड़ से सेडरस का तेल, और जूनिपेरस के पेड़ से सेडकास्ट का तेल। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तरपीन का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तरपीन का तेल किस पौधा से प्राप्त होता है? तो चीड़ से। साइकेडी और कोनोफेरी, दो शब्द याद रखें, साइकेडी और कोनोफेरी। जिम्नोस्पर्म को उसके आंतरिक और बाह्य आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है साइकेडी और कोनोफेरी। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकता है कि साइकेडी और कोनोफेरी शब्द का यह वर्ग किस वर्ग, उपवर्ग किस वर्ग के पौधों का है, या किससे संबंधित है? साइकेडी और कोनिफेरी किससे संबंधित है? किस वर्ग के पौधों से? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तब आपको मालूम रहेगा तो ना। या फिर एक ही शब्द दे, साइकेडी क्या है? तो साइकेडी क्या है? जिम्नोस्पर्म का एक भाग है। तो साइकेडी और कोनोफेरी, साइकेडी में साइकस आते हैं और कोनोफेरी में पाइनस और सीडरस, गिंको, ये सब आते हैं। तो इसलिए हमको अच्छे से पूरा जानकारी रखना जरूरी है। और आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, रिवीजन भी कीजिएगा, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आपको रिवीजन करते समय बहुत जल्दी हो जाए। आगे चलते हैं। ये था हमारा जिम्नोस्पर्म के बारे में, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? आवृत बीजी, तो जिसका अनावृत बीजी तो जिसके बीच ढका नहीं रहता था, आवृत बीजी यानी कि जिसके बीच ढका होगा, उसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है? बीज फल के अंदर होते हैं। बीज जो है फल के अंदर, अभी मैंने बताया। और ये शाक के रूप में भी होता है, झाड़ी और वृक्ष, हर्ब्स, झाड़ी, और ये वृक्ष, शाक को हर्ब भी बोलते हैं। झाड़ी हो गया, और वृक्ष ट्री के रूप में भी होता है।
अब इसके प्रजनन अंग क्या है, इसमें प्रजनन बीज में होता है पुष्प, आवृत बीज में प्रजनन अंग जननांग पुष्प, और इसमें क्या था, कोंस तथा स्ट्रोबिलाई, कोंस तथा स्ट्रोबिलाई जननांग था, इसमें पुष्प होगा। आवृत बीज में दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन किस पौधों में होता है, आवृत बीजों में होता है। और ये जो है मृतुपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और स्वपोषी, ये सब प्रकार के होते हैं। कीटभक्षी पौधे के बारे में मैं बताऊंगा, सहजीवी, परजीवी, ये सब कीटभक्षी जो अपना कीट खा करके अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं हम कीटभक्षी। तो मृतुपजीवी, परजीवी, सहजीवी, ये सब के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जो मरे हुए या सड़े गए अवशेषों पर जीवित रहता है, परजीवी जो दूसरे के शरीर में जीवित रहता है, सहजीवी जो दो मिल करके जीवित रहता है। अब क्या किया गया है कि आवृत बीज को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री किसको बोलते हैं, जिसमें एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री नाम से लगा जिसमें द्विबीजपत्र। तो इसकी जड़ें विकसित नहीं होती है, लेकिन द्विबीजपत्री की जड़ें विकसित होती है। इसका एग्जाम्पल जब देंगे तब क्लियर समझ जाइएगा। एक बीजपत्री में क्या होता है कि पुष्प 3 या उसका गुणांक की संख्या में होता है। पुष्प जो है, पुष्प में जो ये फलक होते हैं पुष्प का सरफेस, तो 3 या उसके गुणांक में होता है। और इसमें क्या होता है, इस संवहन पूर्व में कैम्बियम का भाव रहता है, इसमें लेकिन कैम्बियम होता है, और इसका पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होता है। अब चलिए एक बीजपत्री के कुछ उदाहरण लेते हैं। पौधों का कुछ कुल है जो कि एक बीजपत्री समझिए, जैसे लिलिएसी, लिलिएसी नाम से याद रखिए, लहसुन प्याज नाम से याद रखिए। लिलिएसी में क्या आ जाएगा, लहसुन प्याज, ल से लहसुन, ल से प्याज, ल से लहसुन, ल से लिलिएसी। तो लहसुन और प्याज साथ में आता है तो लिलिएसी होगा। सतावर लहसुन और प्याज, प्याज किस में आता है, लिलिएसी में। क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है, तो लिलिएसी का। ग्रेमिनी, ग्रेन, ग्रेन नाम सुने, ग्रेन मतलब अनाज, तो सारे अनाज जैसे जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब जितने सारे आ गए ग्रेमिनी में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ गन्ना, ईख यानी गन्ना, बांस, दूब घास, ये भी ग्रेमिनी में आता है। याद रखिए ये भी किस में आ जाता है, ग्रेमिनी में। अब आगे चलिए, पाल्मी, रामदेव बाबा का सुने ना कि पाम ऑयल बोलते हैं, पाम ऑयल खाने से खराब हो जाता है हाइजेनिक सिस्टम। तो क्या होता है, पाल्मी में क्या क्या होगा, पाल्मी में सुपारी आता है, नारियल, ताड़, खजूर, केला, ये सब, सॉरी केला नहीं, ताड़, खजूर। पाल्मी में सुपारी, नारियल, ताड़ और खजूर, ये सब किस में आते हैं, पाल्मी में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, नारियल, ताड़, खजूर ये सब किस वर्ग के पौधे हैं, किस कुल के पौधे हैं, तो पाल्मी के। केला किस कुल का पौधा है, तो म्यूजेसी, म्यूजेसी में याद रखिए। केला किस कुल का पौधा है, तो म्यूजेसी का। ये सब क्या थे, एक बीजपत्री थे। इन सब में देखे होंगे कि जड़ उतना विकसित नहीं होता है, लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जड़ बहुत विकसित रहेगा। ये भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का पहचान है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्रूसीफेरी, सरसों, मूली, मेन है सरसों, याद रखिएगा। सरसों किस कुल का पौधा है, तो क्रूसीफेरी। साथ साथ मूली, फूलगोभी और सलजम भी पढ़े रहिए, लेकिन सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। क्रूसीफेरी फेरी कुल का पौधा है सरसों। सरसों किस कुल का पौधा है, क्रूसीफेरी। भिंडी और गुड़हल, भिंडी भी पूछा हुआ है, भिंडी किस कुल का पौधा है, तो मालवेसी और गुड़हल भी। भिंडी और गुड़हल मालवेसी कुल का पौधा है। एक बार पढ़िएगा, फिर दोबारा लिखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, और ऑप्शन रहेगा तो बिल्कुल मार दीजिएगा। ल्यूगमिनेसी, आगे चलते हैं। ल्यूगमिनेसी कुल, सारे दाल, जितने सारे दाल हैं, चना, सोयाबीन के भी दाल हो जाते हैं, चना, मसूर, मूंग, जितने सारे दाल आएंगे, सेम, बीन्स जो जिसको बोलते हैं, वे सब भी ल्यूगमिनेसी कुल में ही आता है। साथ ही साथ शीशम, इमली और बबूल, शीशम, इमली और बबूल, ये सब किस में आते हैं, ल्यूगमिनेसी कुल में। अब चलिए रूटेसी, रूटेसी नींबू, संतरा, मौसमी। नींबू, संतरा, मौसमी किस कुल में आता है, तो रूटेसी में। किस में आता है, रूटेसी, नींबू, संतरा और मौसमी। ध्यान से पढ़िएगा। कंपोजिटी, आधा से अधिक आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए, ये सब जो रटने वाला है, बाकी समझने वाला तो क्लियर हो ही जा रहा है। कंपोजिटी, कंपोजिटी कुल में फूल आते हैं, सूरजमुखी, गुलदाउदी और गेंदा। तो पूछ देगा गेंदा या सूरजमुखी या गुलदाउदी किस कुल का पौधा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। पूछा भी है। कुकुरबिटेसी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब्जी कुल इसको बोलते हैं, कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जी भी आ जाते हैं, ज़्यादातर सब्जी आ जाते हैं कुकुरबिटेसी में, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब कुकुरबिटेसी में आते हैं। सोलेनेसी, सोलेनेसी किसको बोलते हैं, सोलेनेसी कुल में आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सब सारे आते हैं। ऐसे याद रखिएगा, चोखा के जितने सारे सामान हैं,
लिट्टी चोखा जो जिसमें चोखा हमारा बनता है ना, तो उसमें सोलनवेसी कुल के सारे पौधे आ जाते हैं। आलू हो गया आपका, बैगन हो गया, टमाटर, मिर्च, ये सारे सोलनेसी कुल में आते हैं। एक और है बेलोडोना, जिससे दवा बनाई जाती है नींद की, सिर दर्द वगैरह की। यह एट्रोपा बेलोडोना के जड़ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। एट्रोपा बेलोडोना के किस भाग से बेलोडोना प्राप्त होता है? तो जड़ से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, एट्रोपा बेलोडोना के किस भाग से बेलोडोना प्राप्त होता है? तो उसके जड़ से। लौंग का घटक यूरेनॉल। लौंग क्या है? एक पुष्प शुष्क कली होता है। ये एक बार क्वेश्चन एसएससी में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। लौंग का घटक तो यूरेनॉल है ही, जो कि दांत दर्द में भी लौंग का तेल यूज किया जाता है। तो लौंग का एक घटक है यूरेनॉल। पूछ सकता है कि यूरेनॉल किससे प्राप्त होता है? तो लौंग से। और लौंग किस भाग को यूज किया जाता है दवा बनाने में या फिर खाने पीने में, जो भी हो? तो लौंग का शुष्क कली। तो अब चलिए इस पर जल्दी से कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और छोटा छोटा हम लोग वीडियो बनाकर, ताकि बोरिंग ना हो, और पूरा कंप्लीट करते जाइए। इस तरह से पूरा हम लोग साइंस खत्म कर देंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब टोटल। और फिर एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करते रहिए, काफ़ी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मान लीजिए हम लोग अगर इस टॉपिक में छूट भी जाते हैं तो उसको हम लोग क्वेश्चन में भी कवर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस भी कहीं कहीं लिखा रहता है सिर्फ। तो ये क्या है? वर्गीकरण के पिता, चाहे वर्गीकी के पिता। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारा हो जाएगा जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। अभी मैंने बताया आलू किस कुल से संबंधित है, बताइए तो। आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, सोलोनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी की क्रूसीफेरी। अभी मैंने बताया सोलोनेसी में क्या है? सारे चोखा के समय, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सब सोलोनेसी में आएगा। बाकी कंपोजिटी में क्या है? कंपोजिटी में क्या रहा था? गेंदा, गुलदाउदी, सूरजमुखी कंपोजिटी में आ गए थे। मालवेसी में क्या था? मालवेसी में हमारा आ गया था भिंडी, गुड़हल। और ग्रेमिनी में क्या था? ग्रेमिनी में सारे अनाज, क्रूसीफेरी में सरसों, फूलगोभी। तो ये सब याद रखिएगा, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बैगन किस कुल का है? ये भी बता दीजिएगा, सोलोनेसी हो जाएगा आंसर। कपास के पौधे का, कपास किसका? तो गड़हुल, भिंडी, कपास, ये सब हम इसका है, इसी में आ जाएगा। कपास भी ये मालवेसी का ही है इसका कपास। आगे कुछ का वनस्पतिक नाम भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आम का वनस्पतिक नाम पूछ रहे हैं, आम का वनस्पतिक नाम मैंगिफेरा इंडिका, या वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगिफेरा इंडिका। अब क्वेश्चन पूछा कि अनाज वाले पौधे किस कुल से हैं? देखिए बेसिक कंसेप्ट जब समझ गए ना, तो उसी को बार बार 10 बार घुमाएगा। एक लाइन जो हम बोर्ड पर लिख कर आपको समझा देते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल, तो उससे 10 तरह का सवाल बन सकता है सिर्फ एक ही लाइन से। अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? मालवेसी, सोलोनेसी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी। तो क्या मैंने बताया अभी कि सारे अनाज वाले जो है ग्रेमिनी से है। दलहनी पौधे किससे संबंधित है? देखिए दलहनी मैंने बताया, दलहनी पौधे किससे संबंधित है? लेगुमिनेसी दलहनी पौधे सारे। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। एक और क्वेश्चन है, देखिए तेल बीज, ऑयल सीड्स किसके संबंधित? तेल बीज। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि सरसों क्रूसीफेरी का है, तो ये ऑप्शन में रहेगा। अगर नहीं भी याद रहेगा तो तेल बीज करेंगे कि सरसों से भी तो निकलता है, तो मार देते हैं, चलिए मार देते हैं क्रूसीफेरी, वही हमारा आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन उससे जो हमको नॉलेज है उससे भी अटैच करके भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए तो टोटल 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाएगा तो ही आपका नौकरी लगेगा, और ना आता भी नहीं है। बहुत कम लोगों का 100 में आता है, उतना लाना जरूरी भी नहीं है, और सारे सब्जेक्ट भी तो है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित